वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस, इलनेस एंड कोपिंग। मतलब कि आपकी सेकेंड यूनिट हेल्थ साइकोलॉजी की आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो इसमें कवर की गई है। उसका हाफ पार्ट इसमें आएगा और सेकेंड पार्ट कंटिन्यूशन में सेकेंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहेगा। अब इसमें बात करेंगे हम स्ट्रेस की। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है हमारी, उसमें आजकल स्ट्रेस जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। जिससे आप बात करोगे वो कहेगा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझसे ज़्यादा बात मत करो, टीजिंग मत करो, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मुझे परेशान मत करो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो जो हमारी मॉडर्न रिसर्चेज़ हैं उनसे हमें पता भी चला है कि 75% इलनेस है उसका मेन कॉज भी स्ट्रेस ही है। ठीक है। और यहाँ तक कि जो हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ठीक है, ऐसे जानलेवा रोगों में जो अगर स्ट्रेस हो जाए तो वो हमारी जान के लिए और भी अधिक खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है। इन्होंने एक तो स्टिमुलस के टर्म में डिफ़ाइन किया और दूसरा रिस्पॉन्स के टर्म में डिफ़ाइन किया। ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा हम स्ट्रेस को स्टिमुलस फैक्टर के रूप में समझ सकते हैं, और उन्होंने कहा भी कि कोई भी इवेंट या कोई भी स्टिमुलस या कोई भी सिचुएशन जो व्यक्ति को नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करे या इफ़ेक्ट करे तो वो तनाव कहलाएगा। कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन अगर पर्सन को नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य करता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, किसी इंसान की नौकरी छूट गई, उसका बिजनेस ख़त्म हो गया या उसमें बहुत लॉस हो गया, किसी उसके सिग्निफिकेंट वन की डेथ हो जाए या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसे कहा गया है स्ट्रेस। ठीक है। और ये जो फिज़िकल, सोशल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले फैक्टर हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेसर, और इसी को कॉक्स ने इंजीनियरिंग अप्रोच कहा है। ठीक है। जब स्टिमुलस की वजह से हो रहा है स्ट्रेस, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, किसी इवेंट की वजह से हो रहा है, किसी सिचुएशन की वजह से हो रहा है और हमें नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस। और वो फैक्टर जो फिज़िकल हैं, सोशल हैं, इन्वायरमेंटल हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेसर, और इसे कॉक्स ने क्या बोला, इंजीनियरिंग अप्रोच कहा। दूसरी तरह का जो है उसमें साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस को रिस्पॉन्स के रूप में डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पर्सन द्वारा किए गए साइकोलॉजिकल और फिज़िकल रिस्पॉन्सेस पर फोकस किया है। जैसे कि व्यक्ति को जब स्ट्रेस होगा तो कुछ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी करता है, जैसे उसको एंजाइटी होगी, एंगर होगा, एग्रेशन होगा, और कई बार फिज़िकल रिस्पॉन्सेस होते हैं जैसे कि पेट में गड़बड़ी, नींद ना आना, रक्तचाप में वृद्धि हो जाना, तो इसे भी स्ट्रेस कहा गया है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो स्ट्रेस रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेस है। इसे कॉक्स ने, जो अभी कॉक्स ने पहले तरह के स्टिमुलस वाले उसको क्या कहा था, इंजीनियरिंग अप्रोच कहा था। इसको इस तरह के स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स के रूप में डिफ़ाइन किया गया है उसको मेडिको फिजियोलॉजिकल अप्रोच कहा गया है। ठीक है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोग को इसको डिटेल में बता दे रही हूँ। अब यहीं पे नहीं ख़त्म हो रहा है कि स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स से रिलेटेड स्ट्रेस हो गया। अब आया कि दोनों ही जो व्यू पॉइंट्स हैं उनके अनुसार स्ट्रेस को एक तरफ स्टिमुलस के रूप में कहा गया, फिर दूसरा रिस्पॉन्स के रूप में कहा गया, पर ये दोनों अकेले अकेले तो नहीं चल सकते हैं। अब आई इनकी इंटरेक्शन की बात, इनकी रिलेशनशिप की बात। तीसरा समूह वो था साइकोलॉजिस्ट का जिन्होंने कहा कि ना सिर्फ रिस्पॉन्स और ना सिर्फ स्टिमुलस बल्कि इन दोनों के संबंधों के आधार पर हमें स्ट्रेस को डिफ़ाइन करना चाहिए। ठीक है। इसमें दोनों के इंटरेक्शन से जो रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है उसको स्ट्रेस कहा गया। इस अप्रोच को ट्रांजैक्शनल अप्रोच कहा गया, इंटरेक्शन मॉडल भी बोला गया। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति उसके एनवायरनमेंट के बीच ही इंटरेक्शन करता है, और कॉक्स ने इसको क्या कहा, इंटरेक्शनल अप्राइजल अप्रोच। ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है। तो अब
मैंने इसमें तो बहुत सिंपल सा लिखा है कि स्ट्रेस इज़ अ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड चैलेंज और थ्रेट. इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल इमोशनल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. और हंस सैली क्या है, फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च के हैं. और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है बॉडी का वो किसी भी डिमांड के प्रति या चेंज के प्रति, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस. पर आपको उसके साथ ये भी याद रखना है. अब ये भी अगर आप देखो, ये जितनी भी चीज़ें भी मैंने 3 तरह की चीज़ें बताई हैं आपको, 3 तरह के ग्रुप निकल के आए थे साइकोलॉजिस्ट के जिन्होंने इस तरह की बातें की. तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल सकती हैं कि पहला जो स्ट्रेस है वो मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है, बहुआयामी है. ठीक है. दूसरा, स्ट्रेस को लाइफ के नेगेटिव इवेंट्स के रूप में और पॉजिटिव इवेंट्स के रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा, स्ट्रेस में वो इवेंट्स सिचुएशंस भी होती हैं जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं होती. ठीक है. और स्ट्रेस साइकोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकल भी है. ठीक है. और स्ट्रेस थोड़े समय बाद समाप्त भी हो सकता है और हो सकता है लंबे समय तक बना रहे. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब आता है टाइप ऑफ स्ट्रेस. टाइप ऑफ स्ट्रेस में एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट मतलब कि छोटे टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए बना रही जो स्ट्रेस, दैट इज़ कॉल्ड द एक्यूट स्ट्रेस. आप जैसे कोई सडन डेडलाइन अगर टीचर्स दे देते हैं कि आपको काम पूरा करके लाना है, तो जो स्ट्रेस होने लगे, या किसी से आर्गूमेंट हो जाए तो जो स्ट्रेस है दैट इज़ कॉल्ड द एक्यूट स्ट्रेस. क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय तक बना है. ठीक है. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक बना हुआ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. ठीक है. अनहैप्पी मैरिज की वजह से, क्योंकि उसके फैक्टर भी मतलब प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं, तो इसलिए आप वो क्रॉनिक हो जाता है. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉनिक स्ट्रेस. यूज स्ट्रेस जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, मतलब किसी पॉजिटिव चीज़ की वजह से हो रहा है, किसी बहुत अच्छी जगह पे शादी हो गई किसी लड़की की, अब उसके माँ बाप को स्ट्रेस हो रहा है कि हम उन्हें वो चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, है ना. प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम कि आप IAS PCS के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो स्ट्रेस हो रहा है तो वो क्या है, यूज स्ट्रेस है. डिस्ट्रेस निगेटिव सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो होता है डिस्ट्रेस. इसकी वजह से एंजाइटी, पुअर परफॉर्मेंस और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एपिसोडिक जो फ्रिक्वेंसी में होता है एपिसोड्स में होता है. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड द एपिसोडिक स्ट्रेस. ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या है, किसी ट्रॉमा की वजह से किसी मिस हैपनिंग हो गई किसी के साथ, उसकी वजह से जो डेवलप हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. कंपोनेंट क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेसर मतलब कि वो फैक्टर, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेस के लिए. स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस होने की वजह से आप जो फिजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस करते हो स्ट्रेसर के प्रति, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रेस होने के बाद वो टेक्निक्स, वो स्ट्रैटजीज जिससे आप मैनेज कर रहे हो स्ट्रेस को. ठीक है. अब आपसे मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ठीक है. आप यहाँ पे ये भी चीज़ जान लो कि जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन होंगे आपके या रिस्पॉन्स होंगे वो क्या होंगे. साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में आपका हो सकता है स्ट्रेस हुआ बहुत ज़्यादा तो आप कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड हो सकते हो. कंसंट्रेशन, फोकस करने की जो आपकी पावर है वो घट सकती हैं. कॉग्निटिव फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी आ सकती है. पता चला मैं आपसे कोई सम करने के लिए कहूँ आप नहीं कर पाओ, मैं आपको कुछ याद करने के लिए दूँ आप याद ही नहीं कर पा रहे हो, मैं आपसे जो चीज़ें फोकस कर रही हूँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन वीक हो गया. तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं, चौंक जाते हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या है, वो क्या है, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं. और कई बार ऐसे लोगों में एग्रेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी और एग्रेशन. ठीक है. आप साइकोलॉजिकल में ही इमोशनल रिस्पॉन्सेज में आप देख सकते हो कि ऐसे लोगों में एंजाइटी, एंगर, एग्रेशन और एपैथी और डिप्रेशन ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं. एपैथी मतलब कि सुख और दुख के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे वो. ठीक है. अब फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या आ सकता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से जो हमारा बॉडी है वो लीवर तक अतिरिक्त मात्रा में शुगर को पहुंचाता है या उसका उत्सर्जन करना है. ठीक है. ताकि बॉडी की जो मसल्स हैं अधिक से अधिक उनको एनर्जी मिल सके और उससे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो फैट और प्रोटीन को चीनी में बदल देते हैं, जिससे भी
जो हमारी फिज़िकल वर्क हैं वो उनको अप्रोप्रिएट एनर्जी मिल जाती है स्ट्रेस सिचुएशन में भी, ठीक है। तो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले जो स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति की कुछ जो बॉडी है वो भी कुछ रिस्पॉन्सेस करती है, जिन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि पर्सन ना खा रहा होता है ना पी रहा होता, तो उसकी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि अब हमें कैसे डील करना है रिस्पॉन्स के प्रति। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस के माध्यम से जो बॉडी है वो लीवर तक अतिरिक्त मात्रा में शुगर का क्या करती है, उत्सर्जन करती हैं, ताकि हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं उन्हें अधिक से अधिक एनर्जी मिल सके, और ऐसे हार्मोन्स को निकालती हैं जो चर्बी, जो हमारी फैट है बॉडी में, उसको प्रोटीन में बदल दे और हम अप्रोप्रिएटली जो फिज़िकल वर्क है वो कर सकें। इससे पर्सन के जो हार्ट बीट है, बीपी है, रेस्पिरेशन है, इसमें वृद्धि हो जाती है और मसल्स में भी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है, और जो पर्सन का वो है स्लाइवेशन है, म्यूकस है, उसमें कमी आ जाती है। फिर इसमें एक है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब किस किस वजह से स्ट्रेस हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस तो मेन रोल प्ले करते ही हैं ना, कि नॉइज़ हो रहा है, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, नेचुरल डिज़ास्टर, देखो कितना स्ट्रेस होता है, ट्रैफिक वगैरह में खड़े हो जाओ, तो ये सब भी कंडीशन हैं जो सोर्स हैं स्ट्रेस की। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, बहुत हैवी वर्कलोड से आप जूझ रहे हो, जॉब इनसिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद कोलीग्स के प्रति, आप लोग अपने आपस में देख लो, फ्रेंड्स में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनकी वजह से कितना स्ट्रेस होता है। एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, एग्ज़ाम, असाइनमेंट, कंपटीशन, पीयर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। पर्सनल स्ट्रेसर में क्या आते हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सब पर्सनल स्ट्रेसर हैं। सोशल स्ट्रेसर क्या हो सकते हैं, आपकी सोशल एक्सपेक्टेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, आइसोलेशन है, सोशल मीडिया प्रेशर आ सकता है। और इंटरनल स्ट्रेसर में सेल्फ क्रिटिसिज्म, परफेक्शनिज्म, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब इंटरनल स्ट्रेसर हो सकते हैं क्योंकि अंदर से जुड़े होते हैं हम। आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में आप देख सकते हो कि जो स्ट्रेसर है, कोई भी डिमांड या कोई जो इसको ट्रिगर कर रहा है स्ट्रेस के प्रति, उसमें क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसके एक्टिवेशन की वजह से हार्मोनल रिस्पॉन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स आप करोगे, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, हाई बीपी हो जाएगा। फिर इसका इमोशन इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन आपको हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट, स्ट्रेस तो हो गया और सोर्स भी पता चल गया हमें, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, आपका जो स्ट्रेस आपको हो रहा है उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब स्ट्रेस वेदर एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, यू स्ट्रेस हो या डिस्ट्रेस हो, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है आपका, आपको एक्यूट स्ट्रेस हुआ तो आपको टेम्परेरी मतलब कि थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी हार्ट रेट और बीपी। और क्रॉनिक अगर हो गया, लंबे समय तक कोई स्ट्रेस बना है, तो आपको हाइपरटेंशन का रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। ऐसे ही इम्यून सिस्टम पे भी स्ट्रेस का अफेक्ट पड़ता है कि एक्यूट स्ट्रेस है तो इनिशियली बूस्ट हो जाता है इम्यून सिस्टम, पर अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहेगा तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है, आपकी बॉडी एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ठीक है, जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या कर सकती है, रिड्यूस हो सकती हैं, ठीक है, लंबे समय तक अगर स्ट्रेस बना रहे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या हो सकता है कि अगर स्ट्रेस रहता है तो आपका पेट अपसेट रह सकता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मसल टेंशन, हेडेक और बैक पेन हो सकता है। अब क्रॉनिक स्ट्रेस बनेगा तो मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी बेटा, लंबे समय तक टेंशन हो जाएगी, क्रॉनिक पेन होगा। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऐसे ही हो सकते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया इंसान को, कॉग्निटिव फंक्शनिंग वे भी बताई, स्लीप डिस्टर्बेंस, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। बिहेवियरल इम्पैक्ट में अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, आप जो कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो वो अनहेल्दी होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट की बात करोगे तो हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाएगी, डायबिटीज़ हो चुका होगा, ओबेसिटी हो गई होगी। तो स्ट्रेस पर्टिकुलरली व्हेन क्रॉनिक
can have a wide range of detrimental effects on both physical or mental health. It is essential to recognize the sign of stress early and employ healthy coping strategies like relaxation technique करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सीकिंग सपोर्ट टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। ये आपके MCQs हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, फिर भी अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।